नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। यूं तो देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। तहब्बुर राना NIA के शिकंजे में है और खबरें तो आ रही है, लेकिन मैं उन खबरों पे बात अभी नहीं करूँगा। जब पूर्ण रूप से ऑथेंटिक खबरें निकल कर आएगी तभी मैं बात करता हूँ। मैं अन्य यूट्यूबर के तरह कोई सनसनीखेज थंबनेल नहीं बनाता। यथार्थ के आधार पे मैं काम करता हूँ। ये और मेरी कोशिश होती है किसी तरह का हंगामा क्रिएट नहीं करना। जो वास्तविकता है या उसके अंदर जो छिपी बातें दिख रही है, जो ऑलमोस्ट व्यवहारिकता की ओर है, तो उसी को मैं कहता हूँ। यहाँ तो तहब्बुर राना शिकंजे में है, तो विदेश में मेहुल चोकसी जो कि फरार चल रहा था वो गिरफ्तार हो चुका है। अब उसके भी भारत आने की संभावना है। यानी संभल में कल की अवतार क्या हो रहा है, देश की दशा और दिशा में कुछ परिवर्तन तो आ ही रहा है। लेकिन वक्त कानून जिस तरह के हंगामे हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य बंगाल में हुआ, वो वाकई में चौंका रहा है। और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान वाकई में विचलित करते हैं। हम राहुल गांधी पे तो कटाक्ष करते हैं जब राहुल गांधी कहते हैं वी हैव टू फाइट विद द इंडियन स्टेट्स, लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर ढूंढे नहीं मिल रहा है। और बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं हाँ सर, आवाज सर, थोड़ी सी जो मैं कट रही बता थी। रहा था हाँ जी, हाँ जी जी। आवाज से सीधा सवाल हाँ जो मैं इंट्रो में कह रहा था, क्या ममता बनर्जी की बातें जिस तरह के वो बयान दे रही हैं, क्या आपको वो विचलित नहीं करता? या क्या आपको लगता है कि कोई भी हमारे देश के मुख्यमंत्री का बयान ऐसा हो सकता है, हम नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे, जबकि उनको मालूम है कि केंद्र का कानून उनकी बाध्यता है मानने की। वो कोई है ही नहीं, इंटिटी ही नहीं है कि वो उसको इनकार कर सकती है। और जिस तरह से वहाँ अहिंसा, अब आप पर पूरी बातें मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल सर, जैसे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जिस तरह की बिहेवियर कर रही हैं, उससे लगता है कि वो अपने आप को अब समझ रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, संसद से भी ऊपर हैं, जबकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये संविधान के पिलर्स हैं, न्यायपालिका और ये संसद, विधायिका जिसको कहते हैं, और कार्यपालिका। तो लेकिन ये सबको चुनौती देना और दूसरी तरफ ये भी कहना, गाहे बगाहे कहती रही है कि संविधान के अनुसार सब चलेगा, और यहां जब अपने पर आती है तो साफ साफ कह देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। जो टीचर बहाली में घोटाला हुआ, और आज से नहीं है, बहुत कई 2022 से ही घोटाला हो रहा है। पार्थ चटर्जी जेल जा चुके हैं, उनके सहयोगी, उनके साथ एक एक्ट्रेस थी अर्पिता मुखर्जी, उसके यहाँ नोटों का बंडल पकड़ा गया, करोड़ों रुपए, वो जेल जा चुकी है। और अनगिनत घोटाला सामने आया है। इसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आया कि टीचर बहाली में, SSC बहाली में घोटाला हुआ है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट CBI जांच और कुछ वैकेंसी जो नियुक्ति है उनको रद्द करने का जो आदेश दिया, उस पर बोली कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। उसके बाद एक PIL हुआ कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधी अवमानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नोटिस दिया है,
उसमें कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 3 अप्रैल को निर्णय दिया है उसका अनुपालन होना चाहिए, स्पष्ट बात। और कोई भी सार्वजनिक बयान देने से बचें, और इसके अलावा बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट अवमानना और कानूनी कार्रवाई करेगा। ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्पष्ट, लेकिन ये बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जेल भेजे तो भेजे। तो ये जो चीजें हैं ये तो अराजकतावादी एटीट्यूड है। ये जो बात है, ये जो अपना एटीट्यूड दिखा रही हैं वो अराजकतावादी है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। संसद के कानून उस संबंध में भी कह दी कि जो अभी वक्फ बिल संशोधन बिल एक्ट पास हुआ है उसको भी पश्चिम बंगाल में वो नहीं मानेंगे। भाई, संसद का बनाया हुआ कानून आप नहीं मानेंगे, इसका मतलब संविधान को ही नहीं मानेंगे। तो ये तो अराजकतावादी एटीट्यूड हुआ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रही है, लगातार जो चुनाव के बाद तुरंत हिंसा होती है, बदले की कार्रवाई होती है और लोगों के घर जलाए जाते हैं, लोगों का हत्या की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, और अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ, उसके विरोध में ठीक है प्रशांत जी, आप ब्लूटूथ नहीं लगाए हुए हैं क्या? आज आपका आवाज बहुत ये हो रहा है, इको होकर आ रहा है। सर, आवाज कुछ आप ही का सिस्टम में कमी है, दिक्कत है, क्या कि हम ये लगाए हुए हैं। आप ब्लूटूथ लगाए रहते थे तो आवाज सही आती थी। नहीं, हमने ये लगाया है सर, ईयरफोन लगाया है, वही मैं देख रहा हूँ। में। चलिए देखते हैं, बोलिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अराजक स्थिति जो उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत चिंता की बात है। और इसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में खास करके, और वहां से लगातार लोगों का पलायन हुआ है, लोग दर दर और रोटी और पानी के लिए जूझ रहे हैं लोग। तो ये सब चिंता की विषय है। लेकिन एक तो चीज है सर कि ये जो केंद्र सरकार है, 356 धारा, इस सब चीजों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई 356 धारा का जो संविधान में जो व्यवस्था किया गया है वो किस लिए है, किस दिन के लिए है। एक चीज ये है, भी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सवाल उठाया जा रहा है कि हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी संज्ञान लेता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं ले रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हम इसमें कुछ और भी बातें कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति पैदा हो गई है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 356 धारा लगाने में यदि किसी प्रकार की हिचक हो रही है, डर हो रही है, या कोई चीज सोच विचार कर रहे हैं आगे पीछे, तो कम से कम एक सर्वदलीय बैठक तो बुलाया जाता कि आखिर ये जो हो रहा है क्या उचित हो रहा है कि अनुचित हो रहा है, ताकि सारे दल उसमें एक्सपोज हो कि कौन किसके साथ है, कौन हिंसा के पक्ष में है, कौन हिंसा के खिलाफ है। सब लोग अपना दृष्टिकोण तो स्पष्ट करें। तो एक सर्वदलीय बैठक तो बुलाना चाहिए था। इसके अलावा लगातार जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, रोहिंग्याओं का घुसपैठ हो रहा है, पश्चिम बंगाल का पूरा डेमोग्राफी चेंज होते जा रहा है बहुत तेजी से, और वोट बैंक की तुष्टीकरण की लालच में उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इन सब चीजों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए कि आखिर ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली चीजें जो हो रही हैं उससे कैसे निपटा जाए। सर, एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या का घनत्व 1350 है, भारत का 492 है। आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा का अंतर है और आबादी का। तो और उसी तरह से बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.22% है और भारत का मात्र 0.89% है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है बांग्लादेश का। और मान लीजिए कि जैसे हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आप एक नदी में संभावना देखते हैं कि बाढ़ आती है बार बार, आप 20 फीट का बांध बना देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है हम इतना बाढ़ को रोक लेंगे। लेकिन यदि बाढ़ आ जाती है 50 फीट ऊपर तो क्या होगा? कोसी प्रलय हुआ था
कितने गांवों को बहा ले गया था। बांग्लादेश में पॉपुलेशन का बाढ़ जो है ना सर, वह वही स्थिति है। आप चाहे कितना भी फेंसिंग कर लें, चाहे आप कदम कदम पर बीएसएफ बैठा दें, वो घुसपैठ करके समुद्र के मार्ग से, नदियों के रास्ते से, कहीं से भी वो आएंगे भारत में। इन सब चीजों के लिए आपकी रणनीति क्या हो, राष्ट्रीय सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भारत मिले, सुरक्षित भविष्य मिले, इन सब चीजों पर आप क्या करेंगे, क्या आपकी रणनीति है? इन सब चीजों पर विपक्षी दलों की क्या राय है? राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का क्या इस पर विजन है? लोग क्या सोचते हैं? ये सब बहस का चीज राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होना चाहिए सर। अब ठीक है, हम देखते हैं कि लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, अश्विनी उपाध्याय जी हैं, और जेएसआई दीपक जी हैं, आनंद रंगनाथन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। देश भर में घूम घूम कर लोग कह रहे हैं कि देश को कहां से, कैसे, क्यों खतरा है। लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर भी तो लोगों को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, और सरकार पर इस तरह की चीजें दबाव बनानी पड़ेगी। तमाम राजनीतिक दलों पर दबाव बनानी पड़ेगी। एक सरकार पर आप दबाव बनाएंगे और तमाम राजनीतिक दल उसका विरोध करेंगे सरकार का, तो सरकार अकेले पड़ जाएगी। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनाना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा सर। देश की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। ये घुसपैठिया और ये डेमोग्राफी, ये हिंसा, हर बात में हिंसा, हर कदम पर हिंसा। आप कोई भी कदम उठाइए, कोई भी संशोधन की बात कीजिए, कोई भी मुद्दा उठाइए, तुरंत हिंसा कर देंगे। इस तरह की तो प्रवृत्ति बहुत घातक प्रवृत्ति है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे देश के विपक्ष का तो आचरण आप देख रहे होंगे। ये तो किसी मुद्दे पर उनको तो सिर्फ ये लगता है कि भाजपा ने इसको राइट कह दिया है तो हमको इसको रॉन्ग कहना ही होगा। इतनी बुरी हालत है। नेशनल इंटरेस्ट क्या कहें, देश के सिक्योरिटी पे खतरा हो गया है बंगाल के बिहेवियर। ऐसे ही बॉर्डर राज से हमको कभी कभी खबरें सब जगह से मिल जाया करती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक डाउन नहीं माना जाए तो क्या माना जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस पर भी उनका रिएक्शन कुछ वैसा आता है। हम लोग तो भाई कानून के जानकार नहीं हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सजेशन दे रहा है कि 3 महीने के अंदर आप फैसला कीजिए, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता रहा है कि हमारे यहाँ जो इतने सारे लंबित मुकदमे हम कब फैसला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा मणिपुर जाता है सर, 6 जज के बेंच जाती है, और मणिपुर में देखिए इन 6 जजों के साथ क्या हुआ। उसमें एक जज मैतेई थे, उनको उस कुकी वाले इलाके में नहीं जाने दिया गया। जज साहब की क्या प्रतिष्ठा बची वहां। लेकिन बंगाल के बारे में, बंगाल में जिस तरह से गांव के गांव खाली करा देता है, लोग हजारों की संख्या में बंगाल से भागना पड़ता है, अपने देश में सब शरणार्थी बन जा रहे हैं सर। इससे बड़ा और क्या इशू हो सकता है। ठीक है, देश, हमारे देश के भी मैं तो धारा 356 लगता है ये सरकार भूल चुकी है कि संविधान के अंदर कोई धारा भी है। सरकार भी भूल चुकी है, और कोर्ट को तो हमारा बंगाल दिखता नहीं है। ये सबसे चिंताजनक विषय है। फिर भी ममता बनर्जी ये कहने का दुस्साहस कैसे करती हैं। आखिरी कमेंट सर। जी बिल्कुल सर, ये तो है ही। अब इस पर जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो राष्ट्रपति तक को एक निर्देश जारी कर देना, इस पर सर जैसे अभी वक्फ बोर्ड संशोधन पर ही देखा गया, एक उड़ीसा से सांसद हैं, वो भी बीजू जनता दल के हैं, राधा मोहन दास। उन्होंने कहा कि जो संसद कानून पारित करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो जनता के प्रति जिम्मेवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट या संसद? चुनकर जनता के वोट से कौन आता है, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो इन सब चीजों पर तो इस चीज को थोड़ा सा और व्यापकता देनी चाहिए कि संसद में इस पर चर्चा हो कि सब अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा को पार न करें, अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, अपने सीमाओं के भीतर रहें। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान है, और उसको एक निर्देश जारी करना नीचे के किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये तो फिर गलत परंपरा शुरुआत हो रही है। तो का भी
संज्ञान में लेकर, और हमको लगता है कि इसका सबसे उचित फोरम है कि संसद में इन सब चीजों पर चर्चा हो और सारे दल के लोग, सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं उस पर अपनी बात कहें, तो जाकर ये स्थिति ठीक होगी। जी, आपने बहुत सही कहा, और उन्होंने जो कहा एकदम बिल्कुल सही बात है। देश के प्रति जिम्मेवार कौन? ये जो स्वयं अपने आप को बना रखे हैं, अपनी नियुक्ति खुद करेंगे, अपना सब फैसला अपने करेंगे, अपने कॉलेजियम में करेंगे, सरकार की कोई पॉलिसी आएगी तो उसको नहीं मानेंगे, तो अराजकता की शुरुआत कहाँ से हुई है ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ। एक लाइन सर मैं और जी बोलिए। जैसे सर एक पाकिस्तान में चीज है कि वहां सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, वहां सुप्रीम कोर्ट भी काम करता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति भी काम करते हैं, लेकिन पर्दा के पीछे से सारा जो ये है रिमोट कंट्रोल वो वहां के आर्मी के पास होता है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए एक प्रजातांत्रिक देश में। बस इतना ही इशारा काफी है। इशारा में जो कहना चाहता हूं कह दिया मैंने। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, ये डिबेट का विषय होना चाहिए और हर किसी को अकाउंटेबल होना होगा, अदरवाइज ये बनाना रिपब्लिक, इसको बनने में देर नहीं लगेगा। और कोर्ट के बारे में जिस तरह की घटनाएं हम लोगों के सामने हैं, एक बोरे में जले हुए नोट, और आज भी मेरे आंखों के आगे वो तस्वीर अक्सर गुजरता है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी किसे गोदी में बिठा के जज बना रहे थे। और ये इनकी अब इन बातों की चर्चा खुलेआम हर मंच पे की जानी चाहिए, तभी जिम्मेवारी समझ में आएगी। लुटियन जोन के शानदार कोठी में रहते हुए इन्होंने, कोर्ट ने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन चलिए ये उनकी विवेचना की बात है। लेकिन अब ये पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाहिए और हर किसी को चर्चा होनी चाहिए, और अकाउंटेबल अगर हमारे देश के मंत्री हैं तो माननीय न्यायाधीशों को भी होना चाहिए। ये हमारा अपना एक विचार है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? क्या हम जो सोच रहे हैं, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या हमारी ओपिनियन से आप अलग सोच रहे हैं तो अपनी राय कमेंट में हमको दीजिए, ताकि हम उसको भी समझकर फिर आपके लिए कोई नई बातें लेकर आ सके। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो निश्चित रूप से कीजिए। आपके शेयर से हमें उत्साह मिलती है। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।